हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और क्लास 12th में हम लोगों का यूनिट 1 का बच्चों चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट का ही तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग किस तरीके से शिशु का आगमन होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन 3 भागों में डिवाइड करके आप समझ सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आपको एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें किस तरह से स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। बच्चों, कल हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो आज हम उसको डायग्राम में बना करके, डायग्राम कंप्लीट करके अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे। उसमें कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं। रीड टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। 4 तो एक्सेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं और उसके बाद फिर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स आपकी हैं सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको आप काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो अब हम डायग्राम को आगे बढ़ा करके फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से होता है। कल हम ये डायग्राम बना रहे थे, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करके और आगे का बढ़ाती हूं। बच्चों, ये वाला पार्ट जो था, ये था आपका टेस्टिस, ठीक है। इसको पूरा इरेज करके फिर से बनाएं क्या। फिर से इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है टेस्टिस, ये है आपका टेस्टिस, ठीक है। कवर्ड होता है एक दूसरी थैली से, जिसको आप कहते हैं क्या, स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या हेल्प करता है, टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, कम करने का काम करता है। मैंने आपको कल टेस्टिस के कट सेक्शन में बताया था कि कंपार्टमेंट्स का कट सेक्शन दिखाया था, जिसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक, मान लीजिए ये एक ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर ये जो सेल्स हैं ये सर्टोली सेल्स होती हैं और ये जर्म सेल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये जर्म सेल्स होती हैं और ये वाली सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं और जर्म सेल्स से ही आपका स्पर्म डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। यहाँ पे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से यहाँ पे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इपिडिडाइमिस। ये क्या कहलाता है, इपिडिडाइमिस, ठीक है। इसके बाद फिर यहीं से एक डक्ट बैक जाती है, ऐसे रिवर्स होती है। एक डक्ट यहीं से रिवर्स होती है इस तरह से, और ये डक्ट ऊपर को जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जो डक्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर की हाइट तक जाकर के फिर क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, बैक मारती है वहां से कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इससे एक और डक्ट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे इससे एक और डक्ट मिलती है
और यहाँ पे ये थोड़ा सा फूल जाती है। ठीक, पहले इतना समझेंगे। ये जो डक्ट यहाँ पे जा रही है ये कहलाती है आपकी वास डिफरेंस। ये क्या कहलाती है? वास डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये जो आपको ट्री लाइक शेप दिखाई पड़ रहा है ये है बच्चों सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। ठीक है, 3 ग्लैंड्स हैं, एक सेमिनल वेसिकल है, एक प्रोस्टेट है और तीसरी ग्लैंड का नाम है आपका काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो अब ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे ये जो फूला हुआ पार्ट है, तो 2 डक्ट्स जहां पे जो ह्यूमन बॉडी है उसका नेचर ये है कि जहां पे भी 2 डक्ट्स मिलेंगी, जहां पे भी वो किसी भी फीमेल में या मेल में कहीं पर भी अगर 2 डक्ट्स आपस में ज्वाइंट हो रही तो उस ज्वाइंट पे क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट स्वोलन हो जाता है और इस पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। ये पार्ट कहलाता है आपका एम्पुला। अब जहां पे सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस डक्ट दोनों मिल गई, इस डक्ट को क्या कहते हैं? ये डक्ट। ये डक्ट आपकी कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या कहलाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। ये है टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर की थैली स्क्रोटम और यहां से कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकल रहा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का ही आगे वाला भाग इपिडिडाइमिस, वहीं से डक्ट ऊपर को जा रही है, ऊपर को जा रही है और यूरिनरी ब्लैडर से फिर रिवर्स आई, नीचे को आई और यहाँ पे नीचे की तरफ एक सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड के साथ अटैच हो गई। ग्लैंड जहां पे अटैच हुई उस जंक्शन को कहेंगे एम्पुला और उसके बाद जब वो डक्ट आगे बढ़ेगी तो उस डक्ट का नाम चेंज हो करके क्या हो जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। इतना समझ में आ गया आप सभी को? अब इसके बाद ये इस तरह से नीचे को आ रहा है। ठीक है, यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट यहां से यहां पे भी जुड़ गई। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे जुड़ गई। अब जब इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे जुड़ी तो यहाँ पे एक डोनट शेप का क्या होता है? एक डोनट शेप का ग्लैंड होता है। यहाँ पे एक डोनट शेप का ग्लैंड होता है, इस जगह पे एक डोनट शेप का ग्लैंड होता है और ये जो डोनट शेप का ग्लैंड है ये ऊपर से पूरा कवर होता है। ये डोनट शेप का ग्लैंड जो है ये आपका कहलाता है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या कहलाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इस ग्लैंड का क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सी है? इजैकुलेटरी डक्ट जब यूरिनरी ब्लैडर के डक्ट में मैच होगी तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ एक डोनट शेप की ग्लैंड होगी और वो आपकी कहलाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो नंबर में 1 होती है। कितनी होती है? ये 1 होती है। और सेमिनल वेसिकल और आपका काउपर्स ग्लैंड तो जोड़े में होती है, यानी पेयर में होती है। एक सेमिनल वेसिकल लेफ्ट, देखिए इसको आप इस तरह से, इधर के पार्ट को आप लेफ्ट समझेंगे और इधर के पार्ट को आप राइट समझेंगे, तो दोनों तरफ एक ही तरीके से स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट और राइट में, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो संख्या में केवल 1 होती है, डोनट शेप होती है और वो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, अब इसके बाद जब यहाँ पे ये वाली डक्ट का नाम फिर बदल गया, ये वाली डक्ट का नाम बदल जाएगा। इस डक्ट को फिर क्या कहेंगे? अब ये डक्ट कहलाएगी, यहां पे क्या है? ये है आपका यूरेथ्रा। ये क्या है आपका? यूरेथ्रा। उसके बाद उसके नीचे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब ये जो डक्ट अब चल रही है, अब ये डक्ट आपकी कहलाएगी यूरिनो जेनाइटल डक्ट। अब इस डक्ट का नाम चेंज हो गया, ये डक्ट कहलाएगी आपकी यूरिनो जेनाइटल डक्ट।
ठीक, ये डक्ट और नीचे तक जाती है, नीचे तक जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से ये वापस घूमती है और इधर से फिर ये वापस घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्लैंड्स जोड़े में पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स आपकी कहलाती हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसको ही आप क्या कहते हैं, इसी का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो कभी भी अगर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आएगा तो आप काउपर्स ग्लैंड भी पूछ सकता है, बल्बो यूरिथ्रल भी, दोनों सेम ही है, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद बस इतना है, स्ट्रक्चर आपका समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसा लेफ्ट में है सेम ऐसा ही राइट में भी अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो जैसे यहाँ पे सेमिनल वेसाइकिल है, यहाँ पे भी आपका एक सेमिनल वेसाइकिल आ जाएगा। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर होता है। और मिडिल में जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब इस तरह से डायग्राम बनाने के और उसको लेवलिंग करने का भी काम कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ आपका थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं इसको। और सबसे नीचे यहाँ पे आपका होता है फोर स्किन जिसको आप क्या कहते हैं, प्रिप्यूस भी कहते हैं। फोर स्किन को आप क्या कहते हैं, प्रिप्यूस भी कहते हैं। ठीक, और ये आपकी है यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। और ये कुछ टिश्यूज होते हैं जो टिश्यूज सेव करते हैं उस पार्ट को। ठीक है, तो ये आपका ये टिश्यूज कौन से होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये है आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरी चीज आ जानी चाहिए कि क्या होता है इसमें। टेस्टिस कवर्ड होता है स्क्रोटम में, स्क्रोटम से बाहर जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स में सेमिनल ट्यूब्स होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 ट्यूब्यूल हो सकती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि 3 ट्यूब्यूल्स के अंदर, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल होती है और क्या होता है आपका सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बाहर से कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। उसके बीच में कहीं कहीं कोशिकाओं का कुछ गुच्छा पाया जाता है जिसको आप लीडिक सेल्स कहते हैं। लीडिक सेल्स या जिसे आप इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, मेल हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और उस मेल हार्मोन को आप टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जो आपका होता है एंड्रोजन। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्टिस से बाहर निकलती है वही डक्ट, रीड टेस्टिस वृषण जाल से बाहर निकलने के बाद इपिडिडाइमिस कहलाती है। उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, वो वास डिफरेंस कहलाती है। वास डिफरेंस फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर के फिर टर्न होती है, वहां पे फिर वो सेमिनल वेसाइकल से जुड़ती है। उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, जहां स्वोलन पार्ट होता है, 2 डक्ट्स मिलती हैं, वहां पे स्वोलन पार्ट होता है, उसको कहते हैं एम्प्यूला। वो फिर और नीचे जाती है यूरेथ्रा के पास, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा के पास एक डोनट शेप की ग्लैंड पाई जाती है और उस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो संख्या में केवल 1 होती है। संख्या में कैसी होती है, केवल
एक होती है, और उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो वो डक्ट जहां पे सेमिनल वेसाइकल और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों मैच होके आगे बढ़ती है, जब वो यूरिनरी ब्लैडर वाली डक्ट से मैच होती है तब वहां पे उस डक्ट का नाम हो जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। उसके बाद फिर वो नीचे जाती है, वहां पे दो और ग्लैंड्स पाई जाती हैं पेयर में, जो कहलाती हैं आपकी काउपर्स ग्लैंड्स, या जिन्हें आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब इन ग्लैंड्स का क्या काम है? ग्लैंड्स का काम होता है कुछ सिक्रीशन करते रहने का। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन करने का। तो अभी हम ग्लैंड्स कौन कौन सा काम कर रही हैं, ये तीनों ग्लैंड्स का क्या क्या काम है उसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जो आपकी सेमिनल वेसाइकल होती है वो पेयर में होती है, यानी दो होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी राइट हैंड साइड पे, ठीक है। जो आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो भी नंबर में दो होती है, यानी कि वन पेयर, वन इज लेफ्ट साइड और वन इज राइट साइड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो केवल एक बड़ी सी ग्लैंड होती है, जो केवल संख्या में कितनी होती है? एक होती है, ठीक। तो आई थिंक आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इन ग्लैंड्स का काम क्या है? कुछ सिक्रीट करने का, कुछ एंजाइम सिक्रीट करने का काम होता है। सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन होता है। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीज पाई जाती है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो एल्कलाइन होते हैं नेचर में, और वो किसी भी एसिड को क्षारीय बनाने में सक्षम होते हैं, मतलब उस किसी भी तरीके के एसिड को वो क्षारीय बनाने में सक्षम होते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का क्या काम है? सिक्रीशन है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। डायग्राम मैंने बता दिया एज इट इज, जैसा लेफ्ट है इसी तरीके से आप राइट साइड में भी अगर बना लेंगे तो ये आपका कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चीज आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। अब आप सभी ने वो डायग्राम अच्छी तरह से समझ लिया, किस तरह से बनाना है ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होती है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। क्या? टेस्टिस होते हैं एक जोड़ी, और उसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी within the pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis, that is 2 to 2.5 degrees centigrade lower than the normal internal body temperature, necessary for spermatogenesis. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments. वो 200 मिनिमम और 300 टू मैक्सिमम हो सकते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहलाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, यानी कि एक लोब्यूल में या तो मिनिमम एक सेमिनिफेरस टिब्यूल हो सकती है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells. मैंने आपको बताया था called male germ cells, that is spermatogonia, and Sertoli cells. Sertoli cells are nutritive cells. Sertoli cells कौन सी? Nutritive cells. ये आपकी Sertoli cells, ठीक, जो क्या करती हैं? न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड्स, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, ठीक। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। आप सबको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी और मेल या फीमेल दोनों के जर्म सेल्स के डिवीजन की बात होगी तो उसमें हमेशा ही अर्धसूत्री विभाजन परफॉर्म होगा, यानी कि मियोटिक डिवीजन
होगा, क्योंकि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने के लिए मियोटिक डिवीजन ही हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubules, उसके बाद seminiferous tubules किस चीज से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, और क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जिन्हें आप लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स का नाम क्या है, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसका स्पेसिफिक नाम है आपका एंड्रोजन। अदर immunologically competent cells are also present. The male accessory ducts include reed testis, वासा इफ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये वर्डिंग्स आपको लर्न करनी है, इसका दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि ये वर्डिंग्स बार बार आती हैं बच्चों, तो आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगी और लर्न कर लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। The male accessory ducts include reed testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis ओपन इंटू द वास इफ्रेंशिया। मैंने बताया एक ही डक्ट है, अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम है, ठीक। रीड टेस्टिस आगे बढ़ती है, वो क्या कहलाती है, वास इफ्रेंशिया। उसके बाद वही जब टेस्टिस से बाहर आती है डक्ट, वही कहलाती है इपिडिडाइमिस। ऊपर चल के वही डक्ट कहलाती है वास डिफरेंस, ठीक। द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस of each testis. The epididymis leads to vas deferens that extends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle. अब seminal vesicle gland की बात हुई, जो कैसी होती है, जोड़े में होती है। seminal vesicle कैसी होती है, जोड़े में, यानी संख्या में दो, one left और one right। तो सेमिनल वेसिकल से अटैच हुई, वहां पे एक स्वोलन पार्ट आया, वो क्या कहलाता है, एम्पुला, ठीक। और उसके बाद इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट्स स्टोर द ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. तो ये सब क्या कहूं कि MCQs में तो बच्चों ये एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कंपार्टमेंट्स का नंबर पूछ सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर पूछ सकता है, या डक्ट की अलग अलग जगह पे क्या नाम दिए गए हैं वो पूछ सकता है। कौन सी सेल से आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो पूछ सकता है। कौन सी सेल्स न्यूट्रिशन देती हैं वो पूछ सकता है। और थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, जैसे लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स दोनों का नाम एक ही है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड नाम एक ही है, मतलब नाम अलग अलग हैं लेकिन ऑर्गन एक ही है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल हम क्या बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट, देखिए जैसे मेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका टेस्टिस है, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होता है आपका अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो आपकी टेस्टिस, तो वो प्राइमरी ऑर्गन हो गया। और फीमेल का जहां पे ओवम का प्रोडक्शन होता है वो आपका प्राइमरी ऑर्गन हो गया, तो वो है आपकी अ पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिसे आप फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, और नंबर 3 इज यूट्रस। तो कल हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे कुछ खास ऐसा है नहीं, चैप्टर आपका धीरे धीरे इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों आशा करती हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डायग्राम बना के समझा दिया। मैंने आपका लेफ्ट साइड का डायग्राम बनाया था, एज इट इज आप राइट साइड में भी कंटिन्यू कर लेंगे, वो डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्लैंड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, उनके लोकेशन के बारे में बता दिया।
आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।